बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अब्बास शबीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तकाबुल। मुबैना इंतखाबी धांधली बानी तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया। बानी PTI की अदालत से जुडिशल कमीशन बनाकर तहकीकात करने की इस्तदा। सेनेट इलेक्शंस में खैबर पख्तूनख्वा से मुराद सईद, आज़म स्वाति और महमूद खान, जबकि पंजाब से सनम जावेद, जुल्फी बुखारी के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद। सेनेट की 12 नशिस्तों के लिए 21 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात के लिए ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया। वज़ीर आज़म और काबीना का रज़ाकाराना तौर पर तनख्वाहें और मराद ना लेने का फैसला। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। आर्मी चीफ की सऊदी वली अहद से मुलाकात, सिक्योरिटी ताउन समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ की जेर सदारत होने वाले पंजाब हुकूमत के इंतजामी इजलास का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। तोड़फोड़ केस में दर्ज 2 मुकदमात में बानी PTI बरी। IPP के रहनुमा खुरम रोकड़ी साहब स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच रोकड़ी साहब, आपने वक्त दिया। आज बानी PTI की तरफ से अदालत से जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तदा की गई है, ये इलेक्शन के मामलात के हवाले से। तो क्या समझते हैं, क्या अदालतों से अब क्या आने वाला है? कुछ भी नहीं आने वाला और ना आना चाहिए। हमें इस वक्त स्टेबिलिटी की ज़रूरत है और हमें दुरुस्त रास्ते पे चलने की ज़रूरत है। और हमें इस इंतशार से एक होता है ना, अभी हमें कॉन्टीन्यूसली एक चीज़ देख रहे हैं कि क्या बंदा खैर खा है, क्या ये जो बंदा बात कर रहा है, क्या ये मुल्क की बका चाहता है, मुल्क के लिए कोई बेहतरी चाहता है। हम ये विटनेस कर रहे हैं कि सिवाय फसाद के, सिवाय मुल्क के अंदर इंतशार के, सिवाय एम्बिग्युइटीज़ क्रिएट करने के, सिवाय प्रोवोक करने के, सिवाय इंसाइट करने के और इरादा ही कोई नहीं है। कभी इधर दरख्वास्त, कभी उधर दरख्वास्त, कभी इधर, ताकि डीरेल हो। आप देखें, डोनाल्ड डू का इशू देख लें, आप IMF के अंदर ख़त लिखने को देख लें। शर्मनाक, बदतरीन और घिनौनी तरीन हरकत के जब IMF का आपका वहाँ पे इजलास हो रहा है, बाहर खड़े होके, यानी नंग वतन नंग दीनी की इंतहा। ये काम तो इंडियंस अपने कश्मीरी जब रोते थे इंडियंस के बारे में, कश्मीरी, तो वो उनका जस्टिफाइड था। उन्होंने भी वो काम नहीं किया आज तक। बीइंग कि आपको मालूम है, हमें मालूम है कि ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर इंडिया की एट्रॉसिटीज़ क्या हैं। उन्होंने ये गंदी हरकतें नहीं की अपने मुल्क के खिलाफ। ऑप्रेस होते हुए इन्होंने तो जालिमों ने ये गंद भी किया। तो इसका कोई भी जो चैप्टर है गोइंग टूवर्ड्स एनी डायरेक्शन कि जी मैं ये दरख्वास्त देता हूँ, ये देता हूँ, कोई भी सेन आदमी या कोई भी जिस आदमी को मामलात का हकीकत का इल्म है वो उठाएगा और रद्दी की टोकरी में फेंकेगा। इससे ज़्यादा अहमियत नहीं है। सर वो तो अदालतों से रुजू कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा राइट है, हम अदालतों के पास। मैं आई एम वेरी होपफुल कि अदालतें अदालतों ने भी पेशावर कोर्ट में जैसे डिसीजन दिया वुमेन सीट वाला, ये क्या कर रहे थे, वुमेन सीट वाला अदालतों ने दिया ना डिसीजन। तो आई एम वेरी होपफुल कि अदालतें इसके मकसद को, और क्योंकि अदालत का एक काम इस मुल्क की बका भी तो है, सबसे बड़े इदारे हैं, और उनकी जो काम है उस मुल्क के लिए दिफा भी तो उनका एक काम है। लीगली तौर पर वो बैठे हुए हैं। मेरा नहीं ख्याल कि वो इसकी किसी बात को अहमियत देंगे। ये एक अपना, जैसे ये लोगों को बिलिटल करता था ना, इसकी एक पूरी थ्योरी थी कि जो भी इसके खिलाफ खड़ा हो ये कहता था उसको बिलिटल कर दो। तो द थिंग इज कमिंग बैक टू हिम। ये खुद आप देखेंगे कि बिलिटल हो जाएगा, इसकी बात की कोई अहमियत नहीं होगी। आप ये बात मेरी लिख लीजिए। सर फैन फॉलोइंग तो बहुत ज़्यादा है। सर मैं आपसे बात करूंगा, बैरिस्टर उसामा ने भी हमें ज्वाइन किया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है। थैंक यू वेरी मच बैरिस्टर साहब, आपने वक्त दिया। सर मैं आपसे कंटिन्यू करता हूँ कि सर फैन फॉलोइंग तो बहुत है ना सर? फैन फॉलोइंग मैटर नहीं करती। डिसीजंस देते वक्त फैन फॉलोइंग देखी जाएगी। एक आदमी है, उसने किसी की ज़मीन पे कब्जा कर लिया, और एक आदमी है जिसकी ज़मीन पे कब्जा हुआ, और कब्जा करने वाले के साथ चले गए 2000 आदमी, और जिसकी ज़मीन पर कब्जा है वो है एक अकेला। तो हक पे कौन है? वो अकेला। फैन फॉलोइंग नहीं मैटर करती होती। आपका एक्शन, आपका किरदार, आपकी डायरेक्शन वो मैटर करती है। बैरिस्टर साहब, फॉर्म 45 और मुबैना जो धांधली की शिकायत हैं उस पर आज सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा तहरीक इंसाफ ने खटखटा दिया है, क्या समझ रहे हैं आप? अली बुखारी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया स्टूडियो में, तहरीक इंसाफ के लॉयर भी हैं और NA 48 से उम्मीदवार भी थे। थैंक यू वेरी मच सर। जी उसामा साहब। अच्छा, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और मेरे ख्याल में
मैं सेकंड करूंगा रोकड़ी साहब की सारी बातों को कि ये जो मतलब एक कंट्रोवर्शियल किया गया इस इलेक्शन को फॉर्म 45 और 47 की का नारा लगाकर और मीडिया पे उस चीज को मैनिपुलेट करके, अब देखें हम फाइनली एक स्टेबिलिटी की तरफ जाने लगे हैं इलेक्शंस के बाद। और मेरे ख्याल में कोई भी, वही रोकड़ी साहब वाली बात है, कोई भी जो सेन इंसान होगा और जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को प्रायोरिटी पे रखेगा, वो इस वक्त हम में से कोई भी ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि हम दोबारा एक स्टेबल होते हुए पाकिस्तान को एक आप डी ट्रैक करें। और मैं ये समझता हूं कि ऐसी किसी भी एप्लीकेशन को कोर्ट्स में भी केटर करना, ये पाकिस्तान के साथ, हमारे मुल्क के साथ ज्यादती होगी। सर, ये अली बुखारी साहब हैं, ये फॉर्म 45 हर चीज़ रिकॉर्ड इनके पास मौजूद है, ये हारे हुए हैं जी। ये देखिए जी बास भाई कि बड़ी सिंपल सी बात है, पाकिस्तान इज़ ओवर प्रायोरिटी, इसमें तो कोई दूसरी बात ही नहीं। अब चलाना कैसे है इसको? क्या चोरी के मैंडेट से लोगों को बैठा के पाकिस्तान को वे फॉरवर्ड होगा? ऐसे नहीं होगा। जिन लोगों को मैंडेट मिला है, जिन लोगों को जिताया गया है, जिन लोगों को लोगों ने जिताया है, इनमें फ़र्क है। ठीक है, मैं आज आपको आज की एग्जांपल देता हूँ। आज इलेक्शन गुजरे हुए कितना दिन हो गया? 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ जिसका विनर मैं बैठूँ, 9 फरवरी को नोटिफिकेशन हुआ जिसका विनर कोई और है। आज रिट पिटिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मेरी थी अपनी सुबह अर्ली मॉर्निंग, वो डिसाइड हुई कितने 1 महीने, और आज देख लें टुडे 20th। और पिटिशन के अंदर हमने एप्लीकेशन दी, मेरी तरफ से एप्लीकेशन दी बीइंग अ कैंडिडेट इस्लामाबाद से, कि फॉर्म 45, फॉर्म 46, 47, 48 मुझे टेस्टेड कॉपीज़ दें, ताकि हम देखेंगे आपने जो कुछ किया है उसका हम भी एक पैरालाइज कर लें एक तरीके से उसको सारा। और ये आपके ऊपर लीगल रिक्वायरमेंट है, लीगल स्टैचुटरी बॉडी आपकी, कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल एक अदारा हैं, और आप जो हैं आपके ऊपर फ़र्ज़ है कि आप फॉर्म जो हैं जितने भी हैं मुझे टेस्टेड कॉपीज़ दें एज़ पर देयर ऑन मैनुअल, जो नहीं दे रहे थे वो। और 14 दिन में आपने फॉर्म अपलोड करने थे, नहीं किए। एप्लीकेशन हैं ऑन रिकॉर्ड, उन्होंने कहा हमारे पास तो है नहीं, आर ओ के पास है, आर ओ को दी ऑन रिकॉर्ड, डायरी नंबर लगे हुए, उन्होंने कहा हमारे पास नहीं है, ECP के पास है। और ये इस तरह कंट्रोवर्शियल इलेक्शन होते नहीं है ही इलेक्शन कंट्रोवर्शियल बना कोई नहीं रहा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से पूछते हैं जाके कि आज की रिट पिटिशन में उन्होंने कहा आप क्यों नहीं देते हैं फॉर्म इनको, और मैंने तो सिंपल बात कही थी, आपने एक रिजल्ट दे दिया, फाइन एनफ जी, वो किसी सहीफे पे आया, कॉपी तो दे दो मुझे, कॉपी भी नहीं दे रहे। सो कंट्रोवर्शियल कौन बना रहा है इसको? और कंट्रोवर्शियल बने हुए इलेक्शन को सपोर्ट कौन कर रहा है? जो बेनिफिशियरी है। बड़ी सिंपल सी बात है। मैंने तो डे फर्स्ट आई वाज द फर्स्ट वन इन दिस होल पाकिस्तान जिसने पूरे के पूरे 100% फॉर्म अपने रख के कहा था ये फॉर्म पढ़ें। वो फॉर्म कहाँ से आए थे? ECP के थे, क्योंकि प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स ने आपको दिए हुए थे, असिस्टेंट प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स ने दिए हुए थे। एक मैकेनिज्म है ना, 38 करोड़ रुपए का इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम लिया गया। कितने का? 38 करोड़ रुपए का, ऑन रिकॉर्ड है, चेक कर लें जाके। उसके अंदर लिखा हुआ है पेटेंट इलेक्शन मैन एक्ट 2017 के अंदर कि जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर है वो उसकी स्नैप खींचेगा और मैनुअल पहुंचने से पहले वो उसको व्हाट्सएप करेगा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चूज़ करके भेजेगा, चाहे मोबाइल बंद हो तब भी भेजेगा, क्योंकि जो ही आपके मोबाइल खोलेंगे आएंगे। मैंने मांगा सिस्टम, एज अ पाकिस्तानी दे दें मुझे, आप भी मांग सकते हैं जाके के सिस्टम दे दें मुझे। अगर वो नहीं देंगे तो किसके ऊपर आ रहा है? कौन चीट कर रहा है? कौन चीटिंग को छुपाने की कोशिश कर रहा है? बड़ा सिंपल से बात रोकी साहब, बड़ी सिंपल बात कर रहा हूं। इसमें 2+2 है, ये दिस इज नॉट अ रॉकेट साइंस। आसिफ करमानी साहब ने भी इसके ऊपर बड़ी आवाज़ उठा दी है, स्पेशली ऑन चौधरी साहब की सीट के ऊपर। उन्होंने कहा है कि वो किस तरीके से जीते हैं। तो ये तहफ़्फ़ुज़ात तो हर तरफ हैं, पीपल्स पार्टी को भी हैं। लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात जो है ना, सेम यही तहफ़्फ़ुज़ात हैं KP में हमारे। बिल्कुल ठीक कि लोगों ने KP के अंदर इससे भी ज़्यादा काम किया। हमारे पास तो यहाँ तक मैंने आई वॉज द फर्स्ट वन टू से कि जाली वोट्स दरादम ख्याल से प्रिंट करा के भी KP के अंदर डाले गए। अब आप चले जाएं, ये तहफ़्फ़ुज़ात का आप इलेक्शन जैसा मर्जी करा लें, तहफ़्फ़ुज़ात रहेंगे। अली के मामले में मैं बहुत ज़्यादा वो सॉफ्ट कॉर्नर रखता हूँ। जब ये इसकी बारी आती है उसकी वजूहत है, लेकिन ये कब तक रहेगा वहाँ पे अभी जाने की एक अलग चीज़ है, इसलिए मैं खामोश हो जाऊँगा अली के मामले में। लेकिन आई टेल यू कि जब 2018 का इलेक्शन था, फॉर्म 45 तो दिए ही नहीं गए थे। यहाँ तो फॉर्म 45 दिए गए हैं, एक चीज आपको प्रोवाइड की गई है। ये सारी चीजें एक तरफ रख लें। मेरा पॉइंट जो रहता है या मेरा जो आर्गुमेंट है वो ये है कि हम इस chaos को और हम अपनी इस पॉलिटिक्स को, जिसका मोड ही डिस्ट्रक्शन है,
हमने काम तो आज से 2 साल पहले हमने कहा कि हम इनको, यानी जब हम इनके साथ थे, कि वास्ता है या आप एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल पार्टी बनकर चलें, आप इस मुल्क के लिए या इस रीजन के लिए थ्रेट ना बने, आप सिक्योरिटी इशू ना बन जाएं। आपने जो पॉलिसी अपना ली है वो पॉलिटिकल प्रोग्रेसिव पॉलिसी नहीं है। आपने जो पॉलिसी अपनाई है वो इक्वलेंट टू टीटीपी है। तो यानी इस तरह अच्छा, दूसरी चीज एक होता है, हम एक तकफीर की एक टर्म है तकफीर। हमने इनको कहा कि आपने एक पॉलिटिकल तकफीर की नई चीज डिजाइन कर दी है कि हूसोएवर इज विद अस, ये हक पर है, और जो हमारे खिलाफ है ये बातिल पर है। आपने इस मुल्क में इतना बड़ा जुल्म कर दिया। सर, आप किसी को अगर दीवार से लगाएंगे, जो एक नजर आता है, जिस तरह आप केपी की बात कर रहे हैं, केपी में तो उम्मीदवार मंजर आम पर ही नहीं थे, उनको तो कंपेन भी नहीं करने दी गई। कैसे नहीं करने दी गई? कहां पे थे सर? नहीं, केपी वाज ऑल ओपन। मेरे साथ का डिस्ट्रिक्ट है ना, हम एक वाहिद जिला है जो कट के आए हुए, हमें तो मालूम है ना, ऑल ओपन मुकम्मल कैंपेन। और केपी के अंदर इनका, यानी जो पूरी इनकी टीम थी उसका कंट्रोल था। इन्होंने तो केपी पूरा इलेक्शन हाईजैक किया, वहां पर तो कोई हिल भी नहीं सका इनके आगे। मॉब के आगे कौन हिल सकता होता है? तो अगर ये जो अप्लाई करते हैं सिर्फ पंजाब में या कुछ और जगहों के ऊपर, कुछ जगहों के ऊपर, नॉट ऑल। कल तक मैं, आज इंटरेस्टिंग था, सुबह वो सुन रहा था, उसका वो जो डोनाल्ड लू है उसको क्या कहते रहे थे, अब डोनाल्ड लू ने भी कह दिया इलेक्शन ठीक था। लेकिन एक असल चीज नहीं है। हमें असल पे जाना चाहिए कि आप एक पार्टी के तौर पे इस मुल्क के साथ करना क्या चाहते हैं। आप, जब आपके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, आपने अपोजिशन के अंदर बैठने के बजाय आपने एक ऐसा रास्ता चुना कि आपने कंपेल किया अपने तमाम एमएनएज को इस्तीफा दो, और किसी की नहीं सुनी। और आपने उस दिन से एक ऐसा रास्ता अडॉप्ट किया कि जिसकी बुनियाद पर मुल्क के अंदर तबाही फैल गई। हमें हर सूरत में इस तबाही को भी रोकना है, हमें इस मुल्क को पुरअमन भी करना है, और कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि स्टेट को डैमेज करे ऐसे फ्रंट्स के ऊपर कि जिस पर मुल्क का नुकसान हो, आप क्यों इजाजत देंगे उसकी? बैरिस्टर साहब, आसिफ करमानी साहब ने भी ऑन चॉइस साहब की जीत के ऊपर बड़ा क्वेश्चन मार्क, उन्होंने कहा कि किस तरीके से वो जीते। मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, बहुत पुराने हैं, आप लोगों के साथी हैं। जी, मैं यही कहना चाहता हूं ना कि जिस तरह तहरीक इंसाफ के हमारे भाई बुखारी साहब बैठे हुए हैं, जिस तरह ये कह रहे हैं कि इनको तहफ्फुज़ात हैं, तो हो सकता है कि हमें भी एज पार्टी पंजाब में हुए हुए इलेक्शंस पे, केपीके में हुए हुए इलेक्शंस पे, काफी यहाँ पे हमारे मेन ऐसे लोग जिन्होंने हल्के में डिलीवर भी किया हुआ है और जिनके हल्के में प्रेजेंस भी उस तरह है, जिन्होंने मेहनतें की हुई हैं और जो एक फैमिली लेगेसी भी कैरी कर रहे हैं, वो भी मैं समझता हूं कि शिकस्त का शिकार हुए हैं इस इलेक्शन में। लेकिन हमने उसको डाइजेस्ट किया है, हमने उसको एक्सेप्ट किया है। और क्यों किया है? क्योंकि फॉर द सेक ऑफ दिस कंट्री, क्योंकि हम चाहते हैं कि फाइनली जो एक स्टेबिलिटी, एक स्टेबल होता हुआ पाकिस्तान की तरफ हम बढ़ रहे हैं, उसके रास्ते में हम रुकावट ना बन सके, हम किसी भी तरीके से सैबोटाज ना कर सके इस चीज को, और कल को हमारे भी ये चीज ना आ सके कि एक पाकिस्तान एक स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा था और इस तरह के मामलात ने हमने रोकने की कोशिश की स्टेबिलिटी को। तो हम तो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि जैसे इलेक्शंस हुए, जो भी मामलात बने, देखें 2018 की बात करते हैं, 2018 में हम खुद कंटेस्ट कर रहे थे और 1700 वोट से हमें हराया गया। 54,750 वोट्स लेके कौन कैंडिडेट मुझे बताएं पंजाब में हारा था? हम हारे थे इलेक्शन जी, और 1700 वोट से हारे थे। और आज तक फॉर्म 45 हमें प्रोवाइड नहीं किए गए, लेकिन ना ही हम अपील में गए, ना ही हमने शोर मचाया, हमने एक्सेप्ट किया। क्यों? क्योंकि हमें था कि ठीक है, ड्यू प्रोसेस था, इलेक्शंस हो गए, अब इसको आगे बढ़ना चाहिए। अब हम ये चाहते हैं, देखिए केपीके में हमारे पास प्रूफ्स हैं, एविडेंसेस हैं, वीडियोज हैं। जब ये जो जिसका रोकड़ी साहब कह रहे हैं कि वोट्स प्रिंट होके गए, फॉर्म 45 के रिजल्ट्स प्रिंट होके गए, लेकिन हमने एक्सेप्ट किया। हम चाहते हैं कि इस वक्त जो जिन सूरत हाल से हमारा मुल्क दो चार है और जो मामलात हम देखे चल रहे हैं पिछले कुछ टाइम से, इस चीज में बेहतरी आए। सर, फैसलाबाद से तो सिर्फ आप ही जीते, तो बाकी तो मेरा ख्याल है हार गए। बुखारी साहब रिप्लाई करें, कौन सा रास्ता आप लोगों ने अडॉप्ट किया है? ये क्यों इंतशार फैलाने वाले इल्जामात आप लोगों पर लग रहे हैं? देखें, हमने तो कभी इंतशार नहीं फैलाया जी। मैं अगर बात करूं आपसे, देखें बड़ा ओपन हार्टेड बंदे को बात करना चाहिए। इलेक्शंस का मतलब होता है फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन।
मुझे आप बता दें ज़रा, मैं 2013 की भी बात करूंगा, 2018 की भी करूंगा, लेकिन पहले मैं रिसेंट बात कर दूँ। NA48 की सीट फॉर एग्जांपल, ये नहीं कि मेरी, उस पर 4 कैंडिडेट्स और खड़े हैं, मुस्तफा नवाज खोखर, आज़ाद खड़े हैं। बाकी वो कैंडिडेट कहते हैं कि मेरा जीते फॉर्म हुए। अली बुखारी का फॉर्म एक है, रात को हमने मुबारक दी है। जमात इस्लामी फॉर्म दे के गई, उन्होंने कहा यही फॉर्म है, वी हैव गॉट द सेम फॉर्म 45, और तुम 45,000 वोट से जीत गए हो, 45,000 विक्ट्री ओवर द सेकंड वन। उसके बाद TLP के कैंडिडेट्स है अजहर साहब, वो मुबारक दे के गए, फॉर्म टैली करके गए। अब एक बंदा आउट ऑफ ब्लू आ जाता है और उसको, और जो चले गए रात को, उनके कैंप्स खत्म, हर चीज़ खत्म हो गई, सिर्फ मैं गया अपना पूरे जुलूस के साथ वहाँ पर गए। हमने कहा यार हमें वो 3 बजे का टाइम था, क्योंकि मेरा तो छोटा हल्का था, वो तो रात को 10:30-11 बजे क्लियर हो गया। हम सारे फॉर्म 45 मेरे पास, और मैंने आगे से RO साहब को कहा कि RO साहब ने अंदर नहीं जाने दिया, एंड द रेंजर्स वर देयर, द पुलिस वर देयर, नहीं जी आप नहीं जा सकते। आई एम ए कैंडिडेट, मेरे साथ 3 सुप्रीम कोर्ट के वकील ऑलरेडी वहाँ खड़े हुए हैं जो मेरे पॉलिटिकल एजेंट्स हैं, उनको भी अंदर नहीं जाने दे रहे। अब जो सुबह से वहाँ बाहर खड़े हुए और रिजल्ट सुबह पता चलता है कि ये हरा दिया गया। दिस इज़ नॉट अ फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस। रीज़न बाय, इनको ये नहीं पता कि मैंने 46 जो फॉर्म 46 है, व्हाट इज़ फॉर्म 46 बेसिकली, तो पूरा एक शीट है, इतने बैलेट पेपर्स गए, इतने वोटर्स हैं वहाँ पर 1000, इतना वहाँ पर जनाब आपका पोल हुआ है, इतने वापस चले गए, टोटल वोट है 1000। जब आपने गलती से तो नहीं इंटेंशनली जिताया, कर दी 1700 कब्रों से लेकर आ गए यार आप, एंड यू आर, आप अगर बैठ के ये कहें कि ये मुल्क आगे चलेगा, बिल्कुल मुल्क चलेगा, क्योंकि मुल्क हमारा है, हम नहीं चलाना है इसको फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के नतीजे के अंदर। ये नहीं हो सकता कि आप एक बंदे को आउट ऑफ ब्लू ला के बिठा दें जिसको अवाम का मैंडेट है, अवाम ने बुलाना है। किसी ने अगर अपनी निब ऑफ पेन से लाना था तो 70-72 करोड़ रुपया लगा क्यों दिया भाई, 38 अरब रुपया क्यों लगा दिया, 38 करोड़ रुपए का आपने सिस्टम लिया, वो किधर है वो सिस्टम, हु इज आंसरेबल टू दैट? अवाम का पैसा लगा, मैं रोकड़ी साहब KPK में मुराद सईद, आजम स्वाति, महमूद खान, लाहौर से सनम जावेद, सबके कागजात मुस्तरद हो गए, इनका हक नहीं था कि इलेक्शन लड़ सके? हक सिर्फ अली का। अगर मेरे से आप पूछें, आई एम टेलिंग यू, मैं कुछ नॉट बिकॉज ही इज सिटिंग, हाँ आपने इससे पहले भी ये बात की। हक इन जैसे लोगों का, पार्टीज बनती हैं ऐसे लोगों से। हम यही कहते रहे कि पार्टी है प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल पार्टी है। अब इनका स्टाइल क्या है इस पार्टी का, अली नोज इट वेरी वेल, क्योंकि बस अली फंस गया तो हमारा भाई है। आई टेल यू, जितना बंदा इस पार्टी में गालियां निकालेगा, जो आदमी जितना, सर अली का मैंने कहा ना कि अली इज वन एग्जांपल। बहुत सारे लोग हैं सर, सलमान अकरम राजा इज नॉट पीटीआई। सलमान अकरम राजा इज अ प्रोफेशनल लॉयर। अली भी लॉयर हैं, अली भी लॉयर हैं। वो प्रोफेशनल लॉयर है जो 6 महीने पहले जिसने पॉलिटिक्स शुरू की और आपने उसको MNA का टिकट दिया, वो कोई पॉलिटिक्स नहीं है। इस पार्टी के अंदर जो टिकट्स देने की अभी आप दे रहे हैं, जिनके आपने नाम लिए हैं, जो जितनी ज्यादा गालम गलोच करेगा, जो जितनी ज्यादा शख्सियत परस्ती करेगा, जो जितना ज्यादा हीरो वर्शिप के अंदर जाएगा और कहेगा कि पाकिस्तान यही है, वो जो कहेगा कि इमरान खान पाकिस्तान है, अगर ये नहीं है तो पाकिस्तान नहीं है, उन्हीं को ये टिकट देंगे। देना अली को टिकट सेनेट का। मैंने तो दिया जी, मैंने तो मैं आपको बता रहा हूं अभी क्यों अली, मैं नहीं जाना चाहता हूं, सारे पॉलिटिकल लोग हैं, पार्टी है। मैं फिर कह रहा हूं कि आई हैव रिस्पेक्ट फॉर हिम, नोइंग हिम, लेकिन दूसरी साइड का मुझे क्या नहीं मालूम। इस पार्टी के अंदर टिकट दिया जाएगा जो जितनी ज्यादा गलाजत, गलत चीजें, मेरे बहुत अदब के साथ नहीं, मैं अपनी पार्टी को तो मैं डिफेंड करूंगा, ये जो आपने जिन बंदों के नाम लिए, ये तमाम वो लोग हैं जो एंटाई स्टेट हैं, जो कि इस मुल्क की बुनियादों के खिलाफ हैं, और ये मैसेज दिया गया है। अगेन मैं कह रहा हूं ना, आपने एक राइट पकड़ दी थी एक स्टेज पे आके, आप कहते हैं बस हम अब नहीं, हम ऐसे नहीं हैं। अगेन दिस इज अ मैसेज कि हम वही हैं और हम उन्हीं को लेके आएंगे जो इस कॉज के साथ हमारे साथ हैं, और वो कॉज क्या है, एंटी स्टेट। तो सर अगर पेशावर हाई कोर्ट इनको इजाज़त दे देता है, जिस तरह इलेक्शन कमीशन के तमाम जो फैसले हैं वो मुख्तलिफ कोर्ट्स के अंदर उड़ जाते हैं, तो फिर कोर्ट्स, हम तो फिर मेरा तो आप पूरा स्टार्ट ले लें। अभी तक हम ये कहते हैं कि कोर्ट्स गार्डियन हैं, कस्टोडियंस हैं, कोर्ट्स का काम है मुल्क को ठीक रखना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने बहुत सारी चीजों को बायस्ड होते भी देखा, कोर्ट्स को भी पोलराइजेशन का शिकार होते हुए देखा, और उस तरफ से भी मामलात को गड़बड़ देखा। लेकिन अब आके कुछ बेहतरी नजर आ रही है। अब चीफ जस्टिस एंड ऑल देम दे आर डूइंग गुड। दिस इज व्हाट बुखारी साहब, इनका राइट नहीं था इलेक्शन का। देखिए सर, 2 चीजें मैं आपको बताऊं वन बाय वन। मेरा बड़ा अदब का, बड़ा एहतराम का, बड़े भाई है, बड़ा रिश्ता है मेरा। आने से पहले भी मेरा बहुत अदब का रिश्ता है, और
3 चीज़ें सर मैं 1 बाय 1 कहूँगा। नंबर 1, कितने लोगों ने केपी में पिटिशंस की हैं? फोरम मौजूद है, कितने लोग हाई कोर्ट के हैं? मैं आपको बार बार एक एग्जांपल देता हूँ क्योंकि आप बैठे हुए हैं इस्लामाबाद के अंदर। फॉर्म 45 सुप्रीम कोर्ट में पड़े हैं मेरे, हाई कोर्ट में पड़े हैं मेरे, डिविजनल बेंच में पड़े हैं। ईसीपी ने स्टे ऑर्डर ग्रांट किया और स्टे ऑर्डर के होते हुए नीचे से आरओ जो उन्होंने खुद अपॉइंट किया उसे नोटिफिकेशन कर दिया कि ये तुम्हारा ईसीपी साहब, ये आप कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन फोरम होगा, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी होंगे, लेकिन आपका मैं नहीं मानता हूँ ये, और ये डस्टबिन के नज़र होगा। किसी ने कुछ किया? कंटेम्प्ट पड़ी हुई आज तक किसी ने बुलाया? नहीं बुलाया सर। सो नंबर 1, अगर किसी को, मुझे है ना ऑब्जेक्शन, तो मैं आपके सामने शोर मचा रहा हूँ, पेपर्स रख के कर रहा हूँ, कैलकुलेशंस कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि ये रॉकेट साइंस नहीं है, मैथ्स है, गिन लो यार। 37 यूसी 37 जीता हूँ, कोई जगह तो होगी, चले गए, हारे हुए चले गए, घर बैठ के सुबह पता चला जीत गए। और विटनेसेस कौन दे रहे हैं? हमारे मुखालिफ जो हमारे खिलाफ इलेक्शंस लड़े वो लोग दे रहे हैं। नंबर 2, अब मैं थोड़ा सा सर तारीख की तरफ आपके तो जो लेके जाऊँगा। ये जो एक बात हम पे लगा दी जाती है एज अ पीटीआई, मैं तो पीटीआई वर्कर हूँ ना जी, आई एम पीटीआई वर्कर, मैं तो एक आइडियोलॉजिकली इमरान खान के साथ हूँ और मैं खड़ा हूँ। मैं उन लोगों में से हूँ जिन्होंने डंडे खाए उसके हाई कोर्ट के अंदर खड़े होकर, मैंने छोड़ा नहीं। आई वॉज विद हिम एंड आई एम विद हिम। कौन था वो शख्स जो तहजीब हमें सिखाते हैं और जुनेजो साहब की गवर्नमेंट में 1985 में जाकर टॉपल कराने वालों में? कौन है वो शख्स जो 1988 में बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ अदम एतमाद रहते हैं और बेनज़ीर भुट्टो और नुसरत भुट्टो के खिलाफ तस्वीरें फाश फेंकते हैं? कौन है वो शख्स जो 1990 के अंदर जिसकी असगर खान पटिशन चीख के बोल रही है कि बैंक हुए IGI बनी और इनके किया? कौन हेड कर रहा था उसको? कौन है वो 93 की असेंबली के अंदर जिसमें पीपल्स पार्टी के लोगों को असेंबली के अंदर, जिसमें परवेज़ अशरफ साहब भी शामिल थे, इनको बाकायदा फिजिकली प्रैक्टिकली मारा गया अंदर जाके? कौन थे वो? यही शख्स थे। कौन थे वो 97 की गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुर्सियां भी फेंकी और सुप्रीम कोर्ट का भी घेराव किया, जिन्होंने आर्मी चीफ का भी कहा जहाज़ फेंका उधर जाके? रिकॉर्ड की बातें हैं सारी। कौन थे वो लोग जो 2007 से लेके पहले इधर चले, फिर उधर चले, फिर वापस आए? कौन थे वो शख्स 2013 में गवर्नमेंट कर रहे थे जिनके ऊपर हमने धरना दिया, इमरान खान साहब धरना दिया और 4 हल्के फिर 4 में धांधली निकली? सो ये सारी तारीख बताती है कि बदतहजीबी कहाँ से स्टार्ट हुई। ये सारी तारीख बताती है कि मोडेस्टी ऑफ वुमेन एंड मोडेस्टी ऑफ लेडीज़ को जो पामाल किया गया कहाँ से स्टार्ट हुआ। ये कौन लोग हैं? मैं चौधरी निसार साहब को एक जगह सुन रहा था, वो वही भी बताते थे कि कैसे फतवे लिए गए थे बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ कि वो खातून है। और तो ये सारी चीज़ें तो अब पेश आ रही हैं। अब बात यह, ऐसा कोई काम हमें बता दें जो मैंने आपको 85 से 2024 तक गिना दिया हो। ये बैठते हैं टीवी पे कहते हैं हमारा तो कुछ नहीं है। कल की बात है, मैं एक चीज़ से बता दें, आखिरी में पूरा कर दूं। कल मोहतरमा के भाई बाहर से आए जिनके बारे में 1-2 महीने पहले मोहतरमा कहती थी वो इंग्लैंड के नेशनल है जी, पाकिस्तानी सिटीजन ही नहीं है। कल वो कोर्ट के बाहर खड़े होकर कह रहे थे ओपन मीडिया में, हम पाकिस्तानी शहरी हैं। बिहार कुछ एक ही बात कर लो, कुछ सच झूठ तो बता दो किस साइड। अच्छा, बुखारी साहब ने माशाल्लाह काफी अच्छी मतलब रिवीजन की है, हिस्ट्री की थी। हाँ जी, फैक्ट्स रखे हैं। लेकिन यही बात है कि जब मेरे ख्याल में आपके पास जब चीजों को जस्टिफाई करने के लिए या कोई एविडेंस ना हो तो फिर आप रिवर्ट करते हैं और शायद अपनी बात को एक लीगलाइज करने के लिए या उसको एक मैंडेट देने के लिए आप फिर हिस्ट्री की तरफ या डिफरेंट चीजों की तरफ रिलाय करने की कोशिश करते हैं। देखिए, बात हो रही है इस इलेक्शन को कंट्रोवर्शियल बनाने की और इस इलेक्शन को एक, मैं कहता हूं कि पाकिस्तान की स्टेबिलिटी को नुकसान पहुंचाने की। और मेरे ख्याल में हम सबका इस वक्त फोकस सिर्फ एक ही चीज होनी चाहिए और वो होनी चाहिए कि हम सबके लिए, मेरे ख्याल में रोकड़ी साहब यहाँ बैठे हैं, बुखारी साहब बैठे हैं, आप बैठे हैं, हम सबके लिए सबसे पहले इस टाइम पे मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान होना चाहिए। और हमें इन चीजों पे बजाय इसके कि हम देखें कि किसने माजी में क्या बात की और कौन क्या क्या करता रहा। देखें, अगर माजी में किसी को गलती हुई है तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर वो ही गलती आप कर रहे हैं तो वो अब सही मानी जाएगी। सर, उन्होंने तो कई गलतियां गिनवाई हैं, गलतियां, ये गलती नहीं। मेरी हमेशा से यही डिस्कशन रही है अपने पीटीआई वाले भाइयों से या दूसरी जमात के भाइयों से कि जब भी हम उनसे ये सवाल करते हैं कि आपने पिछले 3-4 सालों में जब आपके पास एक अच्छा मैंडेट रहा और एक गवर्नमेंट रही आपके पास, जो कि खैर हम तो समझते थे कि इनको ये दी गई, इनको जिस तरह अब ये इसको कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हमने तो खैर एक्सेप्ट किया, लेकिन हमें ये पता था कि किस तरह ये चीजें मैनेज हुई हैं। तो मैं ये समझता हूं कि जब हमसे सवाल करते हैं कि पिछले 3-3.5 साल 4 साल इन्होंने क्या किया, तो बजाय इसके कि ये हमें अपनी चीजों के बारे में बताएं कि क्या क्या इन्होंने इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की बेहतरी के लिए, इस पाकिस्तान को स्टेबल करने के लिए किया, ये हमें हिस्ट्री में ले जाते हैं
और हिस्ट्री के चीजों को स्टेट करना शुरू कर देते हैं और रिलाय करना शुरू कर देते हैं कि जी हमने तो जो किया किया, आपने फलाने टाइम पे क्या किया या क्या नहीं किया। तो मैं ये समझता हूं कि अब वो वक्त है कि हमें इन चीजों से बाहर निकलना चाहिए और हमें एक मुस्तहकम पाकिस्तान की तरफ फोकस करना चाहिए और हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि अवाम ने, देखिए मेरी बात सुने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के काफी ऐसे लोग हैं जो पंजाब में जिन्होंने इलेक्शन लूज किए। अब हम रोड्स पे निकल जाएं, हम मीडिया पे निकल जाएं, हम इलेक्शन को मैनिपुलेट करना शुरू कर दें, हम एक्सेप्ट करके बैठे हुए हैं कि देखिए जहां पे लोगों ने वोट की ताकत से जिसको भी मतलब वोट दिया है और वोट की ताकत से वो बन के अगर आए हैं तो ठीक है, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं हम। राना सनाउल्लाह साहब पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है, रुहेल असगर साहब पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है, ख्वाजा साद रफीक साहब पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है। उन्होंने क्या अवाम में अपनी प्रेजेंस नहीं रखी? क्या उन्होंने अवाम को डिलीवर नहीं किया? क्या उन्होंने अपने टाइमों पे डेवलपमेंट के काम या मामलात नहीं देखे? सब कुछ यहाँ पे हुआ है, लेकिन वो इलेक्शन लूज किया है उन्होंने। ठीक है, हम चाहते हैं कि ठीक है जो हो गया उसको एक्सेप्ट करें, ये भी एक्सेप्ट करें, हम भी एक्सेप्ट करें। केपीके में इन्होंने गवर्नमेंट बनाई, हमने वेलकम किया, हमने कहा ठीक है जी गवर्नमेंट बनती है, बिल्कुल बनाए, जरूर बनाए। लेकिन वही बात है, रोकड़ी साहब कह रहे हैं कि एविडेंसेस तो हर जगह मौजूद है। केपीके के बिहाफ पे भी हमारे पास एविडेंसेस मौजूद है कि किस तरह वहां पे, मैं कहता हूं कि तारीख की सबसे बड़ी शायद धांधली हुई हो। आपका पॉइंट आ गया। मैं रोकड़ी साहब की तरफ जाऊंगा। रोकड़ी साहब, मौजूदा जो सियासी हालात हैं इसमें मुल्क कैसे चलेगा? महंगाई है, माशी सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है, IMF की तरफ हम जा रहे हैं, ये किस तरह मामला चलेंगे सर? इंशाल्लाह बेहतरी होगी। पहली किस तरह सर? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो? नहीं है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। आपकी बड़ी स्ट्रांग गवर्नमेंट्स बन गई हैं चारों सूबों में, और बल्कि GB समेत, आज़ाद कश्मीर समेत, और आपकी सेंटर के अंदर एक बड़ी स्ट्रांग गवर्नमेंट है। आप वोट्स का तनासुब देख लेना कि कितने वोट्स कैसे पड़ चुके हैं, और आप एक डायरेक्शन के ऊपर आ गए हैं। आपकी अब मुल्क उस वक्त तक सस्टेन नहीं कर सकता मौजूदा सूरत हाल में जब तक आपकी इकॉनमी बेहतर नहीं होती। आपकी इकॉनमी बेहतर के लिए क्या चीज़ चाहिए? आपको सरमायाकारी चाहिए। आपके पास लोग आएं और पैसा लगाएं, और वो कौन लोग हैं वो आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। और सबसे अहम चीज़ क्या थी कि सरमायाकारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, और सरमायाकार जब यहाँ पर आएँ तो उनको ईजीली अकोमोडेट किया जाए, और उसके अंदर जो काउंसिल बनी है उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। आपकी IMF की डील, IMF के साथ आपके मुज़ाकरात हो गए और बड़े कामयाब मुज़ाकरात हो गए। आप पहले मरहले से निकले, आपकी सेनेट का इलेक्शन आ जाएगा, उसके बाद आप कानून साजी की तरफ चले जाएंगे। पाकिस्तान हमें एक बेहतर डायरेक्शन में जाता हुआ नज़र आ रहा है, हमें उसमें कोई शक नहीं है, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर आप बेहतरी देखेंगे। और हल ही यही है, कोई भी गवर्नमेंट हो उसके पास सिर्फ एक रास्ता है कि वो राइट मैन एट राइट प्लेस लगाए, ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट तैनाती हों, और मिनिस्टर्स अपना काम करें, और हम सारे मिलकर अपने मुल्क को इस क्राइसिस से निकालें। और इस डायरेक्शन में वी आर गोइंग वेल। इंशाल्लाह परेशानी की कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आ रही है जिस पे हम कहें कि जी क्या होगा। हाँ, मौजूदा हालात जो हैं, महंगाई, ये तमाम चीज़ें, उसका एक पूरी रीज़न मौजूद है पीछे, और एक पूरा चैप्टर मौजूद है। बैरिस्टर जो उसामा ने एक बात की ना, कि असल क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि आप जब 4.25 साल रहे गवर्नमेंट में, आपने क्या किया? मेरे से आप ये सवाल पूछें कि जब तुम इस सीट में थे तुमने क्या किया, तुमने क्या डिलीवर किया, क्या? और मैं आपको बताऊं, इट वाज अ गोल्डन पीरियड, आई एम टेलिंग यू। 2018 में ओवरसीज से लेके दुनिया ये समझी थी, हम यही समझे थे कि अब रिफॉर्म्स आएंगी, सरमायाकारी को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, मुल्क के अंदर अमन आएगा। लेकिन मुल्क के अंदर वो सर नहीं आई सरमायाकारी। सर कौन आया बताएं? हमारे कितने दोस्त आए और धक्के खा के वापस चले गए? नेम एनीवन, एक इंटरनेशनल कंपनी बता दें जो आपकी सरमायाकारी में आया हो। BOI की रिपोर्ट उठा लें उन 4.25 साल में कि जो चेयरमैन BOI है उन्होंने क्या लिखा और किस वजह से छोड़कर चले गए। ऑन रिकॉर्ड है। बुखारी साहब, देखिए सर, मैं थोड़ा सा इससे डिफर करता हूँ। बात यह है कि जो गवर्नमेंट मुल्क चलाती है उसके बारे में एक ही क्राइटेरिया, दुनिया पूरी में दूसरा क्राइटेरिया नहीं है। वो गवर्नमेंट होती है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं एग्री करता हूँ रोकड़ी साहब से। MNAs को चलाना चाहिए, मिनिस्टर को चलाना चाहिए, लेकिन वो MNAs, वो मिनिस्टर जिनको लोगों ने 8 तारीख को जिताया। अब ये 9 तारीख के जो ऊपर से एक आके ज़बरदस्ती बैठा दिया गया, कॉन्ट्रीवर्शियल नहीं है, वो है ही नहीं, क्योंकि वो आज भी लोगों को फेस नहीं कर सक रहे। रियलिटी, आप बाहर मार्केट चले जाएं, जाके देख लें, पूछ लें, चाहे आप किसी कॉन्स्टिट्यूंसी इस्लामाबाद से शुरू कर दें, पिंडी चले जाएं, तीनों कॉन्स्टिट्यूंसी इस्लामाबाद से, लोग आपको बताएंगे कौन आपका MNA नंबर 1। So transparency is the essential ingredient for the elections as per Constitution of Pakistan is provided. दुनिया सारी में यही है नंबर 1।
नंबर 2 चीज़ मैं बताऊं आपको कि जो डोनाल्ड ल्यू की बात की गई, उसने तो कहा है, मैंने तो रिपोर्ट पढ़ी है, उसने कहा जलसे नहीं करने दिए गए, रैलीज नहीं करने दी गई पार्टी को, इलीगल डिटेंशन रखी गई, और क्या कहे वो एक दूसरा मुल्क आके, व्हाट एल्स यू वांट फ्रॉम हिम। ये तो उन्होंने भी माना है कि जी ऐसा चीज़ें हुई हैं, हमने तो फेस की है ना, हमें तो पता था कि हमारे बैनर पोस्टर्स लगते हैं, पीछे से पुलिस की गाड़ी आती है, उतारती है, बंदे जाते कॉर्नर मीटिंग करते हैं, उठा के लेते हैं, इवन एंड अदरवाइज हमने इलेक्शन लड़ा, और उसको हम इसलिए एजिटेट नहीं कर रहे कि हमें तो लोगों ने वोटें दी, हम तो जीत के बैठे हुए हैं। सो गवर्नमेंट जो वैसे मैंने आपको कहा वो चलती है अवाम के सर पे, क्योंकि अवाम ने नुमाइंदा बनाया होता है, जिसको अल्लाह ने दुनिया के अंदर अपना नायब बनाया, वो अपना मुकर्रर करदा बंदा भाई बनाता है और उसको असेंबली में भेजता है फॉर लेजिस्लेशन। किसके लिए? उनके लिए करने के लिए, ना कि हारे हुए बंदे को अंदर बिठा दें, आप उसे कहें कि यार तुम लेजिस्लेटर बन जाओ। ऐसे नहीं होता, ऐसे तरक्की नहीं हो सकती, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। इससे कोई अगर बंदा जो है वो इनकार नहीं कर सकता कि किसी हारे वाले बंदे को कहें जी तुम रिप्रेजेंट करो और वो रिप्रेजेंट कर रहा हो और पीपल्स लोगों के हक में बना रहा हो, ऐसे नहीं होता। नंबर 3, मुल्क तो आज से 100 गुना बेहतर चल रहा था। आप एक एक चीज़ ना, मैं ग्रास रूट लेवल की बात करता हूँ, मैं अवामी आदमी हूँ, मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किया, मैं ग्रास रूट लेवल रेडी हॉकर की बात करता हूँ, टैक्सी वाले की बात करता हूँ, बस वाले की बात करता हूँ, दिहाड़ीदार वालों की बात करता हूँ। उनको बिजली से ले के जो सबसे पहली चीज़ होती है आपका पेट, आपका घर, जो फंडामेंटल राइट्स आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आपको देना ही देना है लोगों को। आप हमारी गवर्नमेंट जाने के बाद 16 महीने पीडीए की गवर्नमेंट आई, मुवाजना कर लें, उसके बाद अभी देख लें आप कैसे मुल्क चलाएंगे। मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, पर इतना तो मैं भी जानता हूँ ना, आप $1.5 अरब मांग रहे हैं, आपने 6 महीने बाद $27 अरब देना है और आप सेटिस्फाइड बैठे हुए, हाउ कम दिस इज पॉसिबल? कोई कैलकुलेशंस है ना। उसामा साहब, ये इकोनॉमिस्ट लास्टली मैं सिर्फ बता दूं आपको, हमारी गवर्नमेंट तो लोगों की गवर्नमेंट है ना। अली बुखारी आपके सामने बैठा हुआ है, अगर एमएनए है नहीं है, होता नोटिफाई हो जाता तो आवाम के लिए बैठना था। मैं तो फिर भी प्रेफर करता लंगर खाने को, मैं तो फिर भी प्रेफर करता हेल्थ कार्ड को, मैं तो फिर भी प्रेफर करता पनाहगाह को। क्यों? क्योंकि ले मैन की बात है वो, सही, वो इशराफिया की बात है। उसामा साहब की तरफ मैं जाता हूँ। उसामा साहब, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि मुल्क की जो माशी सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। IMF के पास हम जा रहे हैं, एक तरफ हम IMF से कर्जा ले रहे हैं, दूसरी तरफ मरियम नवाज साहिबा, ऑरेंज लाइन, बहुत सारे मंसूबे, अंडरग्राउंड ट्रेन और बहुत सारे मंसूबों का वो ऐलान कर रही हैं। वो किस तरीके से ये मुकम्मल होंगे मंसूबे? पैसा तो है नहीं आपके पास, और बहुत तनकीद भी हो रही है उनके ऊपर एज अ चीफ मिनिस्टर पंजाब। देखिए, मैं ये समझता हूं कि एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब उनको इस बात का एहसास है और उनको पता है कि जो पंजाब के साथ पिछले 4-5 सालों में किया गया है और जिस तरीके से जो हालात पंजाब के ये लोग छोड़ के गए हैं। सर 3 साल पंजाब में इनकी हुकूमत थी, इससे पहले तो नून के पास था पूरा पंजाब, जब से हमने होश संभाला है। एक उभरते हुए पंजाब को अगर आप 2017-18 तक का पंजाब देखें और फिर 18 से आप ये जो 3-3.5 साल का गैप रहा है और दरमियान में फिर 2-3 महीने की हमारे पास हमजा साहब की हुकूमत आई और फिर दोबारा परवेज इलाही साहब को लाके बिठा दिया गया, तो यहां पे आप देखें कि इन्होंने इस पंजाब के साथ किया क्या है। मैं ये समझता हूं कि इनसे बेहतर तो फिर वो ये जो निगरान सेटअप आए थे, मोहसिन नकवी साहब एज चीफ मिनिस्टर आए थे, इनसे बेहतर तो वो रह गए कि जब वो इस सूबे को छोड़ के गए तो हमारे पास सरप्लस छोड़ के गए अकाउंट में। तो मेरे ख्याल में मैं ये समझता हूं कि एज चीफ मिनिस्टर मरियम बीबी को बखूबी अंदाजा है कि उन्होंने जो एक देखें उनकी एक फैमिली लेगेसी है, उनकी जो हमारी जो पार्टी की जो बेस है, हम पंजाब को अपना बेस समझते हैं और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हो चाहे मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हो, अब मरियम नवाज के पास एक जो स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत ऑलरेडी उनके जो बड़ों ने मैं इसी चीज का रिप्लाई रोकड़ी साहब से लेता हूं, मैं इनसे रिप्लाई लेता हूं। सर पंजाब को डिस्कस हम कर रहे हैं, क्या सूरत हाल पंजाब में? इसमें बिल्कुल फिर इंडोर्स करूंगा पंजाब मियां शहबाज शरीफ का टेन्योर और उसको इवन बानी तहरीक इंसाफ वुड से इन मीटिंग्स और लाउडली कि जी शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब बहुत उम्दा चलाया और ये फैक्चुअल चीज है, इसको कोई डिनाई नहीं करेगा। हम ये कहते हैं कि जब हम उस वक्त इस पार्टी में थे ना, कि जब 2018 क्यों छोड़ी जी पार्टी? नहीं, वो आपको रीजंस पता है, हमने तो वो रीजंस बहुत एविडेंट है कि हमने तो वो किसी दिन प्रोग्राम कर लीजिएगा, उसके ऊपर तो बहुत सारी चीजें हैं। हमने पार्टी नहीं छोड़ी थी, हमें तो हमारे साथ तो बैक स्टैप किया गया और बहरहाल वो एक अलग है। 2018 में आपने पंजाब को बुजदार दिया, आपका ये एक अच्छा स्टूडियो है, अच्छा टीवी चैनल चल रहा है, आपने किसी ऐसे बंदे को ले आए उसको कोलैप्स कर दे।
आपने बुजदार दिया, और तमाम हम लोग जो उस वक्त उस पार्टी में थे, जिसकी जहां तक आवाज पहुंचती थी, हम तमाम कहते रहे कि वास्ता ये काम ना करो, उसकी कैपेबिलिटी नहीं है काम करने की। और पंजाब आपका सबसे बड़ा सूबा है, आपने बुजदार दिया, आपने पंजाब को टीके दिया, आपने सॉरी टू से फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पंजाब डिप्टी कमिश्नर्स, डीपीओज, एक्सियंस मौकों के ऊपर पैसे लेकर पोस्टिंग्स हुई। ट्रांसफर पोस्टिंग्स दूसरे सूबों के अंदर चलती थी पैसे देके, ये नहीं है कि नहीं चलती थी। पंजाब के अंदर ये प्रेसिडेंस नहीं था कि कोई डीसी या डीपीओ पैसे देके पोस्ट होगा। 2018 के बाद फर्स्ट टाइम पंजाब के अंदर ये काम हुआ। अब तो ये किसने किए? हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा किस लिए बनते हैं? मुल्क के लिए, कि प्रोग्रेसिव होगी। हम उनका हिस्सा इसलिए तो नहीं बनते। आपने मेरे से पूछा क्यों छोड़ी, हम हिस्सा थे एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल पार्टी का। हम इसलिए तो हिस्सा नहीं थे कि आप मिलिटेंसी की तरफ चले जाएं, आप पाकिस्तान के खिलाफ अपने बच्चों को खड़ा कर दें, और फिर आप ये कहें कि जब तक खून नहीं बहेगा उस वक्त तक मुल्क में इनकलाब नहीं आएगा। किसका खून? खून किसका? इन बच्चों का ना, जिनको निकाला हुआ है। अपने बच्चे कहां पे हैं? तो हमें हम इस चीज को बहुत डीपली देख चुके हैं, तमाम मामलात को। पंजाब बुजदार ने चलाया है, और इससे बड़ी नाकामी और नहीं हो सकती एक पॉलिटिकल पार्टी को कि जिसको फर्स्ट टाइम पंजाब मिल रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सूबा ऑफ द पाकिस्तान मिल रहा है, और वो अपनी पार्टी में से एक ऐसे आदमी को दे रहा है जो कि यकीन जाने एक तहसील चलाने के भी काबिल नहीं। बुखारी साहब, इसके ऊपर बड़ा शॉर्ट सा रिप्लाई दें। और बानी तहरीक इंसाफ के केसेस अदालतों के अंदर चल रहे हैं, कुछ केसेस के फैसले भी हो रहे हैं, उसके ऊपर भी ज़रा थोड़ी सी अपडेट करें। और जेल में क्या उनका किस तरीके से है, क्या? देखें, जेल की सूरत हाल को तो आपको मुझसे बेहतर पता है। हम जाते थे, आज मैं जब यहाँ पर आया हूँ स्टूडियो में, तो साइफर केस हमारा चल रहा था, वहाँ से मैं आया हूँ। और जो एम्बिग्विटीज़ और जो इलीगैलिटीज़ ट्रायल कोर्ट ने की ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग, क्योंकि मैं उसमें शाह साहब को रिप्रेजेंट कर रहा था, उनका कौंसल था, तो हम 2 कौंसल्स होते थे, एक खान साहब का और एक शाह साहब के, जो वहाँ पर होते थे। और ड्यूरिंग एडजर्नमेंट बाय सुप्रीम कोर्ट मेरी, क्योंकि मैं कॉन्टेस्ट कर रहा था इलेक्शन, और हाई कोर्ट की तरफ से भी थी। इवन अनदर वेज मैं पहुंच गया वहाँ पर, लेकिन जज साहब ने 2 घंटे बाहर खड़े रख के बिठा के उन्होंने स्टेट से कौंसल मांगा और क्रॉस एग्जामिनेशन कराया, जो आज हाई कोर्ट की सबसे मेन, उसी के ऊपर आर्गूमेंट्स हो रहे हैं। और एडवोकेट जनरल को बुलाया गया आज हाई कोर्ट के अंदर कि बताएं जी, ये आपने एक दिन में जेल में से आपको व्हाट्सएप कैसे आ गया, मेल कैसे आ गई, और आपने उसी टाइम बैठे बैठे बंदे भी अपॉइंट कर दिए, और बंदे वहाँ मौजूद भी थे, उन्होंने वहाँ से क्रॉस कर दिया। ऐसी हिस्ट्री आपको नहीं मिलती। अगर हम भुट्टो साहब की हिस्ट्री करें, जिसको खुद सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, तो मैं तो इससे एक स्टेप आगे जाने की बात करता हूँ। मैं जब फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट करता हूँ तो मैं सबके लिए करता हूँ। मैं वो एक अपनी ज़ात के लिए या एक पार्टी के लिए नहीं, सबके लिए बात करता हूँ, क्योंकि एज अ पाकिस्तानी, एज अ मुस्लिम मेरे पे फ़र्ज़ है ये। अगर आपने कहा कि भुट्टो साहब का ट्रायल गलत था, तो उससे एक स्टेप आगे चले जाएँ। जिन्होंने किया भाई, उनके साथ क्या होगा? उनके आगे जो पर्क्स प्रिविलेज थे, उनका क्या होगा? तो क्योंकि आप प्रेसिडेंट बनाएंगे ताकि कल आप भी गलत करें तो आपके खिलाफ भी ये चीज़। एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद दोबारा। अब उसमें से सेकंड चीज़ जो एक बात हुई, मैं अभी भाई ने बात की थी बैरिस्टर साहब ने, निगरान वज़ीर आला, वज़ीर आज़म, निगरान गवर्नमेंट का काम मुल्क चलाना नहीं होता। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की रूल से देखते हैं तो उनका काम होता है विद इन 90 डेज इलेक्शन कराना। इसलिए मैं किसी को तमगा तो लगाऊंगा नहीं, ना ही मैं किसी को मेडल दिलवाऊंगा, ना ही मैं किसी का बेनिफिशरी हूँ। सो पंजाब गवर्नमेंट, अगर मैं पास, फिर अब बात यह है कि पास तारीख से बंदा सीखता है। अगर आपने आगे बढ़ना है तो तारीख पढ़ के भुलाने के लिए नहीं होती। जब तो परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला थे, 2007 की बात करूँ, ज़रा रिकॉर्ड उठा के देखें, पंजाब तो उस टाइम भी सरप्लस पे था। और जब शहबाज शरीफ साहब गए फर्स्ट टाइम, क्योंकि नया इलेक्शन आया, और जब सेकंड टाइम गए तो पंजाब तो डेबिट पे था। आप तो उधार पे चल रहे थे, आपने तो चाइना से भी, और जब एग्रीमेंट्स मांगे गए, एग्रीमेंट्स नहीं थे। मैं जितनी डिटेल्स कहेंगे ना, क्योंकि मैं तो केसेस करता रहूँ, तो मैं आपको एक चीज़ बताता रहूँगा। अच्छा सर, अब इख्तिलाफात में आपसे, आप इख्तिलाफात की बहुत सारी बातें हैं तहरीक इंसाफ में। जो पॉलिटिकल लोग हैं वो जेलों में हैं, बाहर 2-3 लोग ही हमें नज़र आ रहे हैं, इसमें शेर अफजल मरवत हैं, जिन पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। आपकी गुफ्तगू बड़ी शाइस्ता गुफ्तगू है, एक गुफ्तगू वो भी है, इसके ऊपर कमेंट करें कि पार्टी के अंदर क्या चल रहा है सर? देखें जी, पार्टी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अपने इतनी मुश्किल हालात में, इतने ज़्यादा स्नबिंग के बाद भी आज खड़ी हुई है। और आपकी वाहिद पार्टी है पाकिस्तान की जिसने 265 के 265 हल्कों में कैंडिडेट्स को टिकट दिए, और जिन्होंने इलेक्शन लड़े, एक टिकट पे 4-4, 5-5 बंदे थे। कोई पार्टी नहीं और जिसने 265 टिकट्स दिए हों पार्टी के। नेशनल असम्बली की बात कर रहा हूँ। नंबर 2, हमारी पार्टी है पॉलिटिकल पार्टी। हमारी पार्टी वरासत नहीं है, जागीर नहीं है कि एक ने कह दिया जो गलत हो जाए। हम जब खान साहब से भी मिलते थे, जेल में भी मिलते थे, तो पॉइंट एक आता था, उसको डिस्कस करते थे, और जहाँ पर उनका पॉइंट व्यू आता था उससे डिफर ओपिनियन भी आता था, और उसको प्रिवेल किया जाता था, जो सबकी मुश्तरका राय होती थी। अब ये तो होगी पॉलिटिकल पार्टी।
अब जो विरासती पार्टी हैं उनका क्या है मुझे तो समझ ही नहीं आती, एक बोल रहा होता है दूसरे डिफेंड कर रहे होते हैं उनको। ये तो अब मतलब इतने मिस्टेक्स कि मैं आप सुबह में एक इनकी पंजाब की स्पोक्स पर्सन थी वज़ीर आला साहब की, वो तो लैंग्वेज ही गलत बोल रही थी, उनको तो मुहावरे बात करने भी नहीं आता। मैं उसको लेके बैठ जाऊँ कि नहीं, दिस इज़ नॉट द वे, दिस इज़ नॉट अ पॉलिटिकल थीम, दिस इज़ नॉट अ पॉलिटिकल, एक जो आपका होता है ना पॉलिटिकल आपका जो एक वर्कर होता है उसकी सोच नहीं है। आप पीपल्स पार्टी को ले लें वन बाय वन, क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की रजीम आगे चली, क्या नुसरत भुट्टो साहबा की रजीम चली, क्या बेनज़ीर भुट्टो साहबा की रजीम चली, क्या आसिफ अली जरदारी ने सबको टेक ओवर किया तो वो चीज़ें नहीं चेंज की। लेकिन एज़ फार एज हमारी पार्टी है इसमें तो खान साहब की फैमिली इन्वॉल्व ही नहीं है। किस जगह आपने देखा है कि उन किसी कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहे हों, उनके भांजे पब्लिक ऑफिस, उनकी बहनें होल्ड कर रही हैं, उनके बेटे होल्ड कर रहे हो, क्या उनके लिए आसान नहीं था कि मियाँ साहब के बेटे बाहर रह के आज आ जाते हैं और कहते हैं हम पॉलिटिक्स में हैं जी, हम पाकिस्तानी हैं जी, वो नहीं कर सकते थे। ऐसे रोकड़ी नहीं साहब, होता। ये खुद आप इख्तिलाफात नहीं होते, ये फॉर द बेटरमेंट होते हैं, डिस्कशन होती है। आप भी ऐसी कोई चीज़ इनका नहीं है। हिस्सा रहे हैं, ये शेर अफजल मरवत जिस तरीके की सियासत कर रहे हैं, क्या ये मामला कोई बेहतरी की तरफ जा रहे हैं? और भी बहुत सारे लोग हैं, ये देखें किस कैसी गुफ्तगू अच्छी कर रहे हैं, बहुत सारे वाली लोग है ये सिर्फ अली है बस। नहीं सर, इस ऐसा ऐसी गुफ्तगू बात के नहीं लिए है। एक दो और होंगे, दैट्स ऑल। एक कल्चर प्रिवेल करता होता है, हर जगह का एक कल्चर है। आप किसी भी जगह पे जाते हैं उस देखें, आप prevail- एक ही खराबी की वजह से नहीं सबको नहीं नहीं नहीं, जिम्मेदार मैंने एक नहीं नहीं, मैं आपको कोई बता रहा हूं खराबी कि ये वो हैं जो दो तीन हैं बस, जो रैशनल एक तहज़्ज़ुब, एक तहजीब उसका करेंगे। कल्चर नहीं है वहां पे कल्चर ये है कि आपने वही काम करने हैं जो हो रहे हैं, वो कल्चर है वहां का, एक प्रिवेलिंग कल्चर है। हमने भी इसको अडॉप्ट नहीं किया था जब हम उसमें थे, ही इज वन ऑफ देम। लेकिन इस वक्त इट हैज गॉन मजीद डाउन, ये और ज्यादा बर्बादी की तरफ चला गया। ये जो टिकटॉक, बच्चे 18 साल का कोहाट के अंदर बैठा हुआ, फिर चीखना चिल्लाना, स्टेज के ऊपर खड़े होकर मिलाइन करना, तमस्कुर उड़ाना, मजाक उड़ाना, तहजीब के दायरों से हट के बच्चों को, दिस इज अ डिफरेंट वर्ल्ड वी आर लिविंग नाउ। हमारे लिए जहां पर इकॉनमी एक बहुत बड़ा इशू है ना, वहीं पर इस वक्त इखलाकियात इस मुल्क का एक और बहुत बड़ा इशू है। इसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर बदतहजीबी का, बदतमीजी का शदीद तूफान कौन करता? सर, जरदारी साहब ने भी जेल गुजारी है, खान साहब भी जेल में बिल्कुल हैं। गुजारी है जरदारी साहब ने, उफ किया जरदारी खान साहब ने अभी तक नहीं, तो अभी तो शुरू हुआ है ना काम, तो हम तो उसको कंपैरिजन में जरदारी साहब के साथ आप कंपैरिजन में नहीं ला सकते। तमाम पीपल्स पार्टी ने जेल गुजारी, आप किसी जगह पे उनको एंटाई स्टेट या ऐसी एक्टिविटीज के अंदर, मैं आपको अपना मुशाहिदा बताता हूं। मुर्तज़ा भुट्टो अल-जुल्फ़िकार तंजीम बनी इनकी, और उसके बंदे चले गए मियां वाली जेल के अंदर। पीपल्स पार्टी ने ऑल आउट डिनाई किया और उससे अलहदा हो गई, और उन्होंने कहा ये हमारा इसके साथ कोई अमल दखल नहीं है, ऑन रिकॉर्ड है। और पीपल्स पार्टी ने उस वक्त उस चीज को शदीद कंडेम किया, इवन मुलाकातें करने तक पीपल्स पार्टी नहीं जाती थी, दे कट देम ऑफ। उन्होंने कहा इनका ये अपना एक्शन है, वी आर नॉट इनटू इट। पीपल्स पार्टी को तो आप इस मामले में एक रोल मॉडल करार देंगे। ये जो रास्ता है, ये रास्ता ठीक नहीं है, ये जो फ्रिक्शन का रास्ता है, ये जो एंटाई एस्टेब्लिशमेंट का नाम लेकर एंटाई स्टेट एक्टिविटी है। मुझे बताएं, आप जो IMF के बाहर एहतजाज कर रहे हैं, इनको कर्जा ना दो, इस स्टेज के ऊपर आप खत लिख रहे हैं। इनसे एफिलिएटेड जर्नलिस्ट जो हैं, जो इनके, आई नो इट कि वो दे आर देयर जर्नलिस्ट, वो इंडिया को कह रहे हैं, इंडियंस को अपील कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ PTI। क्या हो रहा है बुखारी साहब? ये क्यों तासुर, ये क्या तासुर है? सर ये एक मिस रिप्रेजेंटेशन है सर, मैं बिल्कुल इसके ऊपर खड़ा हूँ इस चीज़ के ऊपर। ये एक मिस रिप्रेजेंटेशन है और कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट है। फॉर एग्जांपल, बेनज़ीर साहिबा एक बहुत महज़ब और सीजनड लीडर थी, वो जनरल ज़िया उल हक को कैसे बुलाती थी स्टेज पे खड़े होके। आपकी मौजूदा दौर की CM साहिबा जो हैं पंजाब की, ये सिटिंग जर्नल्स को तस्वीरें लगा कैसे बुलाती थी, क्या किसी को नज़र नहीं आता? उनकी जो आगे से दो उनकी ख्वातीन हैं, एक ये मैडम उज़मा बुखारी साहब हैं और एक मरियम औरंगज़ेब हैं, ज़रा इनकी लैंग्वेज सुन लें। किसी PTI के बंदे, किसी इवन पीपल्स पार्टी का भी मैं कह रहा हूँ, उनके साथ देख लें, बात कर लें कि यार ये लैंग्वेज ऐसे होती है। किसी ने हमारी पार्टी में से आज तक तस्वीरें लगाई हूँ, वीडियोज़ लगाई हूँ सिटिंग लोगों की, सिटिंग हाजिर सर्विस जिसको हम कहते हैं ना आम फैम अल्फाज में, जुडिशल ऑफिसर्स की या आर्मी मैन की, ऐसे नहीं होता सर। क्या अल्फाज यूज़ किए हैं परवेज़ मुशर्रफ के बारे में नून वालों ने, आपको नहीं पता। सिर्फ फ़र्क क्या है,
जरदारी साहब की भी बात की, जरदारी साहब ने जेल जो काटी, अब मैंने तो बहुत सी चीज़ें देखी। जरदारी साहब ने तो बहुत सा टाइम पिम्स हॉस्पिटल में भी गुजारा। 2 कमरे होते थे उनके पास, एक कमरे में वो होते थे, एक में उनके गेस्ट होते थे, उनका लुक आफ्टर करने वाले होते थे। वो तो राइट है, कोई बीमार होता है उसका राइट है ना। फैक्ट सर, बात यह है कि बहुत अरसा 6-6 महीने 8-8 महीने 10, और हमने तो कोई गवर्नमेंट ने उनके ऊपर, हमारी गवर्नमेंट में तो नहीं बनाए थे केसेस तो उन्होंने बनाए थे जिनके साथ वो बैठे हुए हैं आज। बेनज़ीर भुट्टो के अगेंस्ट जो चीज़ें आई किसने की? उन्होंने की। ट्रेन मार्च, लॉन्ग मार्च किसने की थी? बेनज़ीर भुट्टो ने किसके खिलाफ की थी? मियाँ साहब के खिलाफ। क्या वो उनका पॉलिटिकल हक नहीं था? आज हम सड़कों पे निकले तो यहाँ पर ये आपके सामने, आपके स्टूडियो के सामने 3 दिन पहले मेरे पे भी FIR दी उन्होंने। क्यों? क्योंकि आपने प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया है। भाई एहतजाज करना मेरा हक है, मैं आपको एप्लीकेशन दे रहा हूँ, आप उसी टाइम पे जमात इस्लामी को डी चौक में एहतजाज का हक दे रहे हैं और वहाँ पर मुझे नहीं दे रहे। ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? अगर डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर मैं खड़ा नहीं होऊंगा, उसके लिए तो मुझे खून देना पड़ा तो मैं दूंगा, मेरा राइट है ये। बुखारी साहब और रोकड़ी साहब, आपसे ही बस क्विक कमेंट चाहूँगा। अली अमीन गंडापुर, इलेक्शन कमीशन ने दोबारा से केस और जो मामलात हैं उस पर हाई कोर्ट ने आज वो सब कुछ नल एंड वॉइड कर दिया है। तो बाकी सूबों के अंदर स्टेबिलिटी है, वहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं है, इसकी क्या वजह है? नहीं स्टेबिलिटी अदालतों के अंदर ही है जी। वो तो इंटरेस्टिंग है ना, इंटरेस्टिंग है कभी ना। कोई इधर से नोटिस आ जाता है, कभी उधर से नोटिस आ जाता है। इंटरेस्टिंग जो है आज का एक आया हुआ है कि अलीमीन खान ने सेट कि तुमसे रिश्वत मांगे तो उसको ईंट मारना सर में। अभी में तो ये नहीं समझ आएगी आगे वहाँ पे होगा क्या। यानी कि बीइंग एज अ चीफ मिनिस्टर आप पब्लिक ऑफ KP को कहें कि अगर तुमसे कोई रिश्वत मांगे तो तुम उसके सर में ईंट मारना। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बड़े सारे नोटिस आएंगे अभी तो आगे। देखें जी, नोटिस इज समथिंग एल्स। मैंने हमेशा कहा है कि जिस मुल्क में लॉ प्रिवेल ना करे, ट्रू लेटर एंड स्पिरिट, तो वहाँ पर प्रॉब्लम्स आते हैं। अब मैं तो इस चीज़ को एक्नॉलेज करता हूँ। इस पोजीशन पे 2024 पे आके अगर कोई रिश्वत मांगे आप उसको चॉकलेट दें तो उसकी जगह ईंटी मारनी चाहिए। इसमें मेरे जैसा बंदा भी ये कहने पे मजबूर है कि यार मुल्क वहाँ आगे खड़ा हो गया जहाँ पर आपके पास नो रिटर्न पे पहुँच गए। आपने यहाँ से आगे लेके जाना है मुल्क को, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आप, और वहाँ पर जो रिश्वत लेता है जो कोई भी है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। मैंने आज जो बात की एज अ पाकिस्तानी बात की, मैंने पार्टी अपनी को डिफेंड किया, एज अ पाकिस्तानी डिफेंड किया, क्योंकि मैं समझता हूँ मैं आइडियोलॉजिकली साथ हूँ कि यह मैं पैट्रियट पाकिस्तानी हूँ। मेरे बुजुर्गों ने भी कैदें काटी हुई हैं, सो मैंने खुद भी मारे खाई हुई हैं खान साहब के साथ। सो सर क्विक रिप्लाई पर वाइंड अप कर रहे हैं। 10 साल की गवर्नमेंट PTI की, आज फिर गवर्नमेंट PTI की, रिश्वत को मांगे तो ईंट मारना, मेरा ये शेर अफजल खुद इल्जामात लगा रहे हैं कि माजी के अंदर यानी आप ये देखें ना कि में। किसने करना था ठीक। देखिए जी, अगर मैं तो इसको एक चीज़ पे कंक्लूड करता हूँ ना कि आपका सबसे बेहतर जज है आपकी आवाम। आपको आवाम मैंडेट दे के भेजती है, अगर आपने काम सही नहीं किया है तो आपको थ्रैश आउट कर देती है, जैसे मुस्लिम लीग नून को किया है। मुस्लिम लीग नून की तो बाकियात भी नहीं बची, जिनके जितने लोग थे उनके तो हशर नशर हो गया। अब आप आगे से मैनेज कर लें, मोनोपुलेट कर लें, नोटिस निकालें, बुला लें, नैब बुला लें, FIA बुला लें, ये इसी को तो इस्लाह करनी है। यही तो वो दारुल नदवा का दौर था जो कफार मक्का का होता था कि आपने तो मेरिट को लेके आना है। तो मेरिट तब आएगी ना जब आप बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन खत्म करेंगे। जी सर, मैं वही कहूंगा कि आपका ये रवैया नहीं हो सकता एज ए गवर्नमेंट कि जी को रिश्वत आपने गवर्नेंस करनी है, आपने फिर प्रोवोक करना है, इंसाइट करना है लोगों को कि ईंटें मारें, फिर आप ये कहें कि हम अगर गवर्नेंस ना कर सके हमें ईंटें मारना, ये कोई नहीं कहेगा। थैंक यू वेरी मच। खुरम रोकड़ी साहब, मोहम्मद अली साहब और बैरिस्टर उसामा साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अब्बास शबीर को इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद।